अगर आप गूगल सर्च बॉक्स में विच इज द लार्जेस्ट कॉफी चेन इन द वर्ल्ड सर्च करेंगे तो आपको सरप्राइजिंगली स्टारबक्स सबसे ऊपर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वही स्टारबक्स जो वर्ल्ड वाइड 35,000 से ज्यादा कैफेस के साथ काम कर रहा है और एनुअली $32 बिलियन से ज्यादा की रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ईयर 2021 में स्टारबक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रॉक्स $144 बिलियन थी। यह इतना पैसा है दोस्तों कि अगर हम नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान के टोटल जीडीपी को मिला दें तो भी स्टारबक्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास भी नहीं पहुंच रहा। लेकिन सरप्राइजिंगली इतने बड़े कॉफी चेन को एक ऐसे लड़के ने बनाया जिसका पूरा बचपन चाइल्ड लेबर करते हुए गुजरा। ऐसा लड़का जिसको पढ़ाई के पैसे को मैनेज करने के लिए अपना खून तक बेचना पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है स्टारबक्स की शुरुआत ऐसे कॉफी ड्रिंक सर्व करने के लिए नहीं हुई थी। अगर स्टारबक्स कॉफी ड्रिंक नहीं बेचना चाहता था तो फिर वो क्या बेचना चाहता था? तो तैयार हो जाइए एक ऐसे इंस्पायरिंग केस स्टडी के लिए जो भरा है पैशन से, परसिवरेंस से और एक सिंपल कप ऑफ कॉफी के मैजिक से। दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं तो इस केस स्टडी से आप काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, लेट्स डीप डाइव इन दिस वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 में, जब सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके तीन दोस्त जेफ सिएगल, जेरी बाल्डविन और गॉर्डन बॉकर ने पैसे मिलाकर एक कॉफी बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, वाई कॉफी बिजनेस? कोई और बिजनेस भी तो शुरू कर सकते थे। वेल हाँ, कोई और बिजनेस बिल्कुल शुरू कर सकते थे अगर इस तीन के ग्रुप में जेफ सिएगल नहीं होते, क्योंकि जेफ सिएगल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कॉफी के बिजनेस के बारे में काफी अच्छी नॉलेज थी। उस समय उनको मोस्ट एजुकेटेड कॉफी गाय इन अ कंट्री के तौर पे देखा जाता था और इसी कारण ये लोग कॉफी का बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं और ये अपने बिजनेस का नाम स्टारबक्स रखते हैं। स्टारबक्स नाम एक मोबी डिक नामक अमेरिकन नॉवेल से लिया जाता है। दोस्तों, उस वक्त स्टारबक्स रॉ कॉफी बीन, ग्राउंड कॉफी, टी और कुछ स्पाइसेस बॉक्सेस और बैग्स में भरकर सियाटल शहर के एक सिंगल स्टोर से सेल करता था। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त कॉफी कैफे का चलन नहीं था जहाँ लोगों को बनी बनाई कॉफी सर्व करी जाए। उस समय लोग लोकल मार्केट से रॉ कॉफी बीन और कॉफी पाउडर खरीद कर अपने घरों में प्रिपेयर करके उसे यूज में लेते थे। लोकल मार्केट के और कॉफी शॉप के मुकाबले स्टारबक्स की कॉफी की क्वालिटी लोगों को पसंद आने लगी, जिसकी वजह से स्टारबक्स का अपने लोकल मार्केट में एक पॉजिटिव प्रेजेंट बन चुका था। धीरे धीरे इन तीन लोगों ने स्टारबक्स की संख्या बढ़ाना शुरू किया। कुछ सालों में एक शॉप से 2 शॉप हो गई, 2 से 3 हुई और 3 से 4 हो गई। लेकिन कोई भी बिजनेस हर समय ग्रोथ ट्रेजेटरी पर हो ये जरूरी भी नहीं। बिजनेस है तो उसमें उतार चढ़ाव आएंगे ही। वैसे ही स्टारबक्स में भी धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम आने लगी, लेकिन इन लोगों को लगा कि समय के साथ सब सही हो जाएगा और समय के साथ सब सही हुआ भी, लेकिन इन लोगों से नहीं बल्कि इस बंदे से, जिसका नाम हॉवर्ड स्कल्स था। जी हाँ दोस्तों, ये वो बंदा है जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था। कुछ लोग मानते हैं कि आपकी डेस्टिनी यानी आपकी किस्मत पहले से निर्धारित होती है। अब ये कितना सही है या कितना गलत है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि स्कल की किस्मत में स्टारबक्स बहुत ही बोल्ड लेटर में हेडलाइन के रूप में लिखा गया था। ये समय था दोस्तों 1981 और उस वक्त स्टारबक्स थोड़ी प्रॉब्लम में थी। कंपटीशन की वजह से सेल्स डाउन जा रहे थे और इसी वक्त स्टारबक्स में हॉवर्ड स्कल्स की एंट्री होती है, या यूं कहें कि स्कल्स के किस्मत में स्टारबक्स आता है। अभी स्टारबक्स की कहानी पर आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको स्कल्स से रूबरू कराना चाहता हूं। दोस्तों, हॉवर्ड स्कल्स का जन्म 19 जुलाई 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। इनके पिताजी एक मामूली ट्रक ड्राइवर थे और इनके 2 भाई बहन भी थे, जिसकी वजह से खर्चे इतने थे कि पिताजी फ्यूचर के सेविंग के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते थे। हॉवर्ड स्कल्स 12 साल की एज से ही फैमिली को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर सेल किया करते थे। जब वो 16 साल के हुए तब उन्हें एक काफी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा। वो एक फर स्टोर में काम किया करते थे जहां उन्हें लेदर को स्ट्रेच करना पड़ता था। ये ताकत भरा काम हॉवर्ड स्कल्स को और मजबूत बनाता गया और उनकी फ्यूचर में सफलता पाने की इच्छा को पक्का करता गया। फिजिकली स्ट्रांग होने के कारण स्कल्स स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छे थे और उन्हें नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी से एक एथलेटिक स्कॉलरशिप भी मिली, जहां से उन्होंने 1975 में कम्युनिकेशन में अपनी बैचलर की डिग्री प्राप्त की। इस वक्त तक स्कल्स को समझ आ चुका था कि उनको ही अपने घर के हालातों को बदलना होगा। स्कल्स बचपन से ही कई सारे छोटे शॉप्स पर काम कर चुके थे और वहीं से उन्होंने ये ठाना कि बड़े होकर वो बिजनेस में अपनी किस्मत जरूर आजमाएंगे। लेकिन उस वक्त पैसे उतने थे नहीं कि वो तुरंत बिजनेस स्टार्ट करने का सोचे। आगे चलकर जिरोक्स नामक कंपनी में इनको सेल्समैन का जॉब
जॉब मिल जाता है, जहां इनके काम से इनके सीनियर काफी प्रभावित थे क्योंकि ये काफी अच्छा सेल्स जनरेट कर रहे थे और सेल्समैन के मुकाबले। और आगे चलकर 1979 में एक फ्रेंच प्राइवेट फर्म इनको रिक्रूट कर लेता है स्वीडिश किचनवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैमरप्लास्ट में जनरल मैनेजर बनने के लिए। और हैमरप्लास्ट में भी इन्होंने काफी मेहनत और लगन से काम किया, लेकिन 2 साल बाद 1981 में इनका ध्यान एक प्लास्टिक कोन फिल्टर के ऑर्डर पर जाता है जो कि इनका एक पुराना कस्टमर किया होता है। और जब स्कल्ज उस क्लाइंट का ऑर्डर हिस्ट्री लिस्ट में चेक करते हैं तो उनको समझ आता है कि क्लाइंट के पास कॉफी की काफी अच्छी नॉलेज है। उस क्लाइंट के बारे में कुछ महीनों तक रिसर्च करते हैं तो उनको ये समझ आता है कि ये लोग आगे चलकर काफी अच्छा बिजनेस करेंगे क्योंकि इनकी पकड़ कॉफी के फील्ड में बहुत अच्छी थी। इसलिए स्कल्ज अपना जनरल मैनेजर पोस्ट छोड़ देते हैं और उस क्लाइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये वही कंपनी स्टारबक्स थी जो उस 1982 में स्ट्रगल कर रही थी, जैसा कि मैंने आपको स्कल्ज की कहानी से पहले बताया था। स्कल्ज स्टारबक्स में डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग के पद पर ज्वाइन करते हैं और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से वो धीरे धीरे इस कंपनी में सब सही करने लगते हैं। और इसी बीच 1983 में स्टारबक्स के ही किसी काम से स्कल्ज को इटली जाना पड़ा और वहाँ के कॉफी कल्चर को देखकर स्कल्ज काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। वो नोटिस करते हैं कि इटली के लगभग हर एक रोड पर कॉफी कैफे है जहां लोग एक साथ बैठकर अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहां अलग अलग तरीके की कॉफी सर्व करी जा रही है, कॉफी बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है और वहां के लोगों के अंदर कॉफी को लेकर एक अलग ही लेवल का क्रेज है। और इटली की ये एक ट्रिप स्टारबक्स की किस्मत को 180 डिग्री का टर्न देने वाला था, लेकिन हकीकत में चीजें इतनी आसान भी नहीं थी। स्कल्ज वापस यूएस जाते हैं और इस आइडिया को जेफ शिएगल, जेरी बाल्डविन और गॉर्डन बॉकर को सजेस्ट करते हैं। स्कल्ज का कहना था कि हम लोग भी इटली जैसा कॉफी कल्चर यूएस में बना सकते हैं और हम लोग वो पहले ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो इतने बड़े लेवल पर कॉफी सर्व कर रहे होंगे, तो हम लोगों के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होगा और ये आइडिया स्टारबक्स को काफी प्रॉफिटेबल बना सकता है। लेकिन तीनों लोगों ने इनके आइडिया को ना बोल दिया। उनका कहना था कि अभी का जो बिजनेस है वो काफी ठीक ठाक चल रहा है, तो कुछ नया ट्राई करने की जरूरत ही क्या है। वैसे भी इटली का कल्चर यूएस के कल्चर से काफी डिफरेंट है, तो अभी वो कैफे ओपन करने के बजाय इस रॉ कॉफी बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन स्कल्ज को अपने इस कैफे के आइडिया पर पूरा भरोसा था। वो कई बार जेफ शिएगल, जेरी बाल्डविन और गॉर्डन बॉकर से बात करते हैं और बहुत कोशिशों के बाद वो लोग स्टारबक्स के 4 स्टोर में से एक स्टोर पर कैफे ओपन करने की परमिशन स्कल्ज को दे देते हैं। आगे चलकर 1984 में स्टारबक्स पीट कॉफी को एक्वायर करता है और इधर स्कल्ज की लगन से कैफे बिजनेस भी धीरे धीरे ठीक ठाक चलने लगा। अब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को रॉ कॉफी बिजनेस में एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे और नए लोग इस बिजनेस में उतर चुके थे, जिसकी वजह से स्टारबक्स की सेल्स डाउन जा रही थी। कुछ महीनों में बात इतनी बिगड़ गई कि स्कल्ज को कैफे के बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर मिल गया, जिसको लेकर स्कल्ज बिल्कुल खुश नहीं थे और इन्हीं चीजों को देखकर स्कल्ज 1985 में स्टारबक्स से रिजाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर स्कल्ज को इस छोटे से ही सही लेकिन इस एक्सपीरियंस से ये तो समझ आ गया कि कैफे के बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। इन चीजों को देखकर स्कल्ज खुद का कैफे ओपन करने की सोचते हैं, लेकिन उसके लिए काफी पैसा चाहिए था, जिसके लिए वो उस वक्त 242 इन्वेस्टर को अप्रोच करते हैं, जिसमें से 217 ने उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन स्कल्ज ने कुछ लोगों को रेडी कर लिया था इन्वेस्टमेंट के लिए और कुछ दिनों बाद स्कल्ज इल जियोर्नल नाम से अपनी एक कॉफी कैफे की शुरुआत करते हैं। इल जियोर्नल नाम एक मेलेनीज न्यूज़पेपर से इंस्पायर था। 1986 आते आते इनका यह बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा और आगे चलकर 1987 में स्कल्ज की किस्मत में स्टारबक्स फिर से दस्तक देता है, लेकिन इस बार स्टारबक्स के ओनर स्टारबक्स को बेचना चाहते थे क्योंकि वो दो बिजनेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। वह अपने पीट कॉफी बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, जिसको उन्होंने 1984 में एक्वायर किया था। अब जब स्टारबक्स स्कल्ज की किस्मत में खुद से चलकर आया था तो वो इस मौके को कैसे जाने देते। उन्होंने जैसे तैसे करके कई सारे इन्वेस्टर से बात की, जिसमें से 90% लोगों ने उनको फिर मना कर दिया, लेकिन कुछ लोग फिर से स्कल्ज का साथ देते हैं और $3.8 मिलियन में स्टारबक्स को स्कल्ज खरीद लेते हैं। अब स्कल्ज के पास स्टारबक्स को मिलाकर 2 बिजनेस हो चुका था। उनको पता था कि दोनों बिजनेस सेपरेटली चलाना कितना मुश्किल है, तो उन्होंने इल जियोर्नल को स्टारबक्स से मर्ज कर दिया और अब स्कल्ज अपने कैफेज की संख्या बढ़ाने पर फोकस करने लगे। अभी तक स्टारबक्स ओनली सियाटल में 6 कैफे के साथ काम कर रही थी, लेकिन स्टारबक्स खरीदने के कुछ महीने बाद वाटर
फ्रंट स्टेशन जो कि यूएस के वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में प्रेजेंट है, वहां भी स्टारबक्स अपना एक कैफे ओपन कर देता है। आगे चलकर 1989 तक स्टारबक्स के पास 46 कैफेज केवल यूएस में हो चुके थे। उस वक्त हर साल स्टारबक्स 9,07,185 किलो कॉफी अपने कस्टमर को सर्व करता था। 1992 में स्टारबक्स अपना आईपीओ लॉन्च करता है। उस वक्त तक 140 स्टोर के साथ स्टारबक्स काम कर रहा था और उस वक्त स्टारबक्स की वैल्यूएशन $271 मिलियन की थी। आईपीओ लॉन्च करने से जो 12% की हिस्सेदारी इन्वेस्टर्स के पास चली गई, वहां से स्टारबक्स को $25 मिलियन और मिला और इस पैसे से स्टारबक्स अगले 2 सालों में 300 के आसपास स्टोर ओपन कर चुका था। 1994 में द कॉफी कनेक्शन नामक कॉफी चेन को भी स्टारबक्स एक्वायर किया और 1999 में 60 स्टोर के साथ चल रही कॉफी चेन पास्कोआ कॉफी को भी एक्वायर कर लेता है और इन सारे 60 स्टोर को स्टारबक्स से रीब्रांड कर दिया गया। ईयर 2000 में स्कल्ज सीईओ की पोजीशन को छोड़कर चीफ ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑफिसर बन जाते हैं ताकि स्टारबक्स को ग्लोबली ले जाया जा सके। धीरे धीरे स्कल्ज स्टारबक्स के नए नए स्टोर्स अलग अलग देशों में खोलने लगे, जिससे स्टारबक्स का रेवेन्यू रैपिडली बहुत तेजी से ग्रो किया। जहां ईयर 2000 में स्टारबक्स के पास ग्लोबली 3501 कैफे थी, वहीं 2005 आते आते कैफेज की संख्या बढ़कर 10,241 हो चुकी थी और दोस्तों 2008 तक स्टारबक्स 16,680 स्टोर के साथ काम कर रहा था। लेकिन जुलाई 2008 में ग्लोबल रिसेशन आ गया, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसों की तंगी होने लगी। कई सारी कंपनी डूबने के कगार पर आ गई, लाखों लोगों को जॉब से निकाला गया। फाइनेंस की नजर से देखें तो साल 2008 एक ब्लैक ईयर था। The signs were everywhere, but now it's official, we are in a recession. 2008 was a tumultuous year for the economy. The housing market collapse created one financial crisis after another. Soaring gas prices, falling home prices, and rising unemployment. What kind of recipe is that? Overall, that's a recipe for a recession. Many economists now believe this downturn will be the most severe since the recession of the early 1980s, which lasted 16 months and led to 7.5% unemployment and a record number of bank failures. इस रिसेशन की वजह से स्टारबक्स के सेल्स पर भारी गिरावट देखने को मिली। इन चीजों को देखकर स्कल्ज को दोबारा सीईओ बनाया जाता है। स्कल्ज आते ही 600 अनपरफॉर्मिंग स्टोर को बंद कर देते हैं। यूएस में भी अपने एक्सपेंशन को रोक देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी 84 कैफेज में से 61 कैफेज को बंद कर दिया जाता है। स्कल्ज खुद की सैलरी तक कम कर लेते हैं और कुछ महीनों बाद धीरे धीरे रिसेशन का प्रभाव कम होने लगा और फिर से स्कल्ज ने अपने बंद पड़े कैफेज को ओपन करना शुरू किया। साल 2010 में केवल फ्रैपेचिनो की सेल्स से स्टारबक्स $2 बिलियन से ज्यादा पैसा कमा लेता है। साल 2009 में स्टारबक्स ने अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया था। आगे चलकर 2013 में स्टारबक्स ने ट्वीट अ कॉफी कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन में उस वक्त अप्रॉक्स 27,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और $1,80,000 का कॉफी परचेज किया था इस कैंपेन की वजह से। जनवरी 2012 में स्टारबक्स टाटा के साथ 50-50 पार्टनरशिप करके इंडिया में अपना पहला कदम रखता है और 19 अक्टूबर 2012 को इल्फिन स्टोन बिल्डिंग हॉर्निमन सर्कल मुंबई में अपना फर्स्ट कैफे ओपन करता है। जुलाई 2014 तक स्टारबक्स के पास 50 स्टोर्स केवल इंडिया में हो चुके थे। आगे चलकर 2018 में स्कल्ज स्टारबक्स को 29,865 कैफे देने के बाद फिर से रिटायरमेंट ले लेते हैं और जब कोविड की वजह से स्टारबक्स पर फिर से मुसीबत आई, तब मार्च 2022 में स्कल्ज फिर से सीईओ बन जाते हैं और सब सही करने के बाद मार्च 2023 में एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन लक्ष्मण नरसिम्हन को सीईओ का पोजीशन सौंप देते हैं। स्कल्ज अब अपनी किस्मत पॉलिटिक्स में आजमा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सीईओ की पोजीशन को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे। लेकिन स्टारबक्स जब भी मुसीबतों में पड़ा है, स्कल्ज हर बार स्टारबक्स को मुश्किल हालातों से बाहर निकाल लाए हैं। अब देखना यह है कि क्या भविष्य में भी स्टारबक्स को मुश्किल हालातों में हावर्ड स्कल्ज का साथ मिलता है। अब दोस्तों, साथ मिले या ना मिले, लेकिन इस वीडियो से आपको कौन कौन सी वो लर्निंग मिलती है जो आपको अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। स्कल्ज के जीवन से हमें कई सारे महत्वपूर्ण लेसन सीखने को मिलते हैं। स्कल्ज का सपना था कि वो इटालियन कॉफी हाउस कल्चर को अमेरिका में लेकर आए। उन्होंने अपने विजन और मिशन को स्पष्ट तरीके से डिफाइन किया और उस पे अमल किया। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है, अपने बिजनेस के लिए एक स्पष्ट विजन और मिशन होना चाहिए जो आपके डिसीजन और एक्शन को गाइड करे। दूसरी सीख मिलती है कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करना। स्टारबक्स ने सिर्फ कॉफी बेचने पर ही नहीं, बल्कि कस्टमर को एक यूनिक एक्सपीरियंस देने पर भी ध्यान दिया। उन्होंने अपने स्टोर को ऐसे डिजाइन किया जो कस्टमर को कंफर्टेबल और वेलकम फील कराए। और यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करना और उसको इनहेंस करना कितना जरूरी होता है। तीसरी सीख हम ले सकते हैं इनोवेशन और एडॉप्टेबिलिटी से। स्टारबक्स ने अपने प्रोडक्ट और सर्विस में लगातार इनोवेशन किया, जैसे कि न्यू ब्रेवरेजेस इंट्रोड्यूस करना, लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करना और डिजिटल एंगेजमेंट बढ़ाना।
और ऐसे ही आप अपने बिजनेस में मार्केट के डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इनोवेट और एडॉप्ट करते रहिए। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो जरूरी सीख मिलती है वो मिलती है एम्प्लॉय एंगेजमेंट और कल्चर को डेवलप करना। स्कल्ज ने अपने एम्प्लॉय, जिनको वो पार्टनर भी कहते हैं, उनके वेलफेयर पे बहुत ध्यान दिया। उन्होंने पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को भी हेल्थ बेनिफिट, स्टॉक्स के ऑप्शन तक दिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने एम्प्लॉयज की वैल्यू करना और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कल्चर डेवलप करना बिजनेस की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, एक सीरियस फैक्ट बताता हूँ। जैसे स्टारबक्स एक समय पे लॉस कंपनी थी, लेकिन आज वो दुनिया की बिगेस्ट कॉफी चेन है। वैसे ही हमारी इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI एक समय पे इतना गरीब था कि उसके पास प्लेयर को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। और BCCI को इतना अमीर बनाने में IPL का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारी ये स्टारबक्स की केस स्टडी आपको पसंद आई है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये IPL की केस स्टडी आपको जरूर पसंद आएगी, आपको कुछ नया सिखाएगी। सो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और डेली पॉजिटिव नॉलेज लेते रहिए। धन्यवाद।